नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। मैं हूं संगीता झा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपातकाल की, जो 1975 में लगा था और ये 21 महीने तक हमारे देश में चला। तो ये 1977 में जाके खत्म हुआ और ये लगा कब था? 26 जून 1975 को, और 21 मार्च 1977 को लगभग 21 महीने कंप्लीट करने के बाद आपातकाल को हटाया गया। तो दोस्तों, 26 जून को ऐसा क्या हुआ जिससे इंदिरा गांधी को आपातकाल घोषित करना पड़ा? तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि लोगों को जबरन जेल में क्यों ठूसा गया, क्यों उनकी नसबंदी की गई, आखिर कैसे हमारी प्रधानमंत्री एक तानाशाह प्रधानमंत्री के रूप में तब्दील हो गई। तो दोस्तों, हम बात करेंगे, पूरी कहानी को जानेंगे, क्योंकि अब हो गए हैं इसके 45 साल, यानी कि आज से 45 साल पहले अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की आत्मा को छलनी करते हुए देश पर आपातकाल को थोपा था। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर साल जून के महीने में आपातकाल की कड़वी सच्चाई जो है वो हम सबके सामने आती है और हम सबको ये याद पड़ जाता है। तो चलिए बात करते हैं इन सब की। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारत में 1975 में लगाया गया आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। आज की पीढ़ी आपातकाल के बारे में सुनती जरूर है, लेकिन उस दौर में क्या घटनाएं हुई थी, इसका देश और तब की राजनीति पर क्या असर हुआ था, इसके बारे में भावी पीढ़ी को कुछ भी नहीं पता है। तो उन्हें बहुत कम ही इसकी जानकारी है। और आपातकाल जाके कब लगा था? तो अब से 45 साल पहले, यानी कि 25 से 26 जून के दरमियान 1975 से 21 मार्च 1977 को ये 21 महीने के लिए भारत में आपातकाल को घोषित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। और कई सारे न्यूज़पेपर में इसके बारे में उस दिन छपा था कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। और ये न्यूज़पेपर है आपका द हिंदू, आप पढ़ते ही होंगे अभी। तो 26 जून को ये खबर सबके सामने छप के आती है। जब लोगों की नींद खुलती है तब तक ये खबर जो है अखबार में छप जाती है, और कई सारे लोगों को जेल में ठूस दिया जाता है, जिनमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जेपी नारायण, बहुत सारे थे, जयप्रकाश नारायण, इन सभी को जेल में रखा गया था। सबको, जिसको जो जहां मिल रहा था, जितने भी अपोजिशन के लीडर मिल रहे थे, उनको लग रहा था कांग्रेस को कि ये अधिवेशन कर सकते हैं, लोगों में भ्रम को फैला सकते हैं, तो वो उनको पकड़ के तुरंत जेल में ठूस रही थी। तो इसकी घोषणा जो है वो 25 जून 1975 को हुई, लेकिन उसकी रूपरेखा जो है वो 24 जून को ही बनना स्टार्ट हो गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस ऐतिहासिक फैसला पर यह आदेश दिया कि इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में तो भाग ले सकती हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकती हैं, जिसमें उनके चुनाव को खारिज किया गया था। यानी कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, तो एक जो हमारे उनके प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्रता को कुचला और दुनिया के सामने जो है वो सबसे जीवंत लोकतंत्र भारत को एक फांसीवादी देश में उन्होंने तब्दील कर दिया। तो इन सब के पीछे की कहानी क्यों थी, क्या थी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया था, तो उसके बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक समय था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे, यानी कि कहीं भी अगर देश में चुनाव होने वाले थे तो उन सबको स्थगित कर दिया गया था, और सभी नागरिकों के जो अधिकार है उनको समाप्त कर दिया गया था। इसके जड़ में 1971 में हुए लोकसभा चुनाव जो है, यही इसका मेन रीजन था, जिसमें उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल के बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दिया था, और यह हाई कोर्ट कौन सा था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया, और उनके मुकाबले हारे और श्रीमती गांधी के चिर प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया गया। और विजयी घोषित होने के पश्चात क्या हुआ? उनको प्रधानमंत्री बना देना था। तो इससे पहले ही इंदिरा गांधी ने क्या किया? एक्शन ले लिया। तो उन्होंने क्या किया?
राजनारायण सिंह की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग किया, तय सीमा से अधिक उन्होंने पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए भी उन्होंने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया था। इसके बावजूद श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो फैसला था उसको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया, क्योंकि उनको अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी सबसे ज्यादा प्यारी थी। तो उन्होंने क्या किया, इस्तीफा देने से श्रीमती गांधी ने इनकार कर दिया। तब कांग्रेस पार्टी में भी बयान जारी कर कहा था कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है। तो आप समझ गए होंगे क्या हुआ होगा उस दिन। इसी दिन गुजरात में क्या हुआ, जब हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तो उसी दिन गुजरात में चिमन भाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भारी विजय मिली। ठीक है, इस दोहरी चोट से इंदिरा गांधी बौखला गई, क्योंकि गुजरात में भी उनकी हार हो गई थी। फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। और 26 जून को उन्होंने क्या किया, पूरे देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी। उस समय आकाशवाणी ने रात के अपने एक समाचार बुलेटिन में यह प्रसारित किया कि अनियंत्रित आंतरिक स्थितियों के कारण सरकार ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। लेकिन हुआ क्या था, इंदिरा गांधी को अपने कुर्सी से लालच थी और इसको छोड़ ना पाए वो, कहीं दूसरे पक्ष के लोग प्रधानमंत्री ना बन जाए, इसलिए उन्होंने लालच के मारे पूरे देश में इमरजेंसी को लगा दिया। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा था, जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी। तो इंदिरा गांधी का ऐसा कुछ कहना था। उसके बाद क्या हुआ, रात को ही AIR FM पे ये सूचना जो है वो पूरे देशवासियों को दे दी गई कि मैं किस लिए आपातकाल की घोषणा कर रही हूँ। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, आपातकाल में इंदिरा गांधी ने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का निर्ममता से दमन किया, यानी कि जो उनके अपोजिशन के लीडर्स थे। न्यायपालिका एवं मीडिया की स्वतंत्रता को उन्होंने कुचला और दुनिया के सबसे जीवंत लोकतंत्र भारत को एक फांसीवादी देश में तब्दील कर दिया। तानाशाही उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो तानाशाह पूरे देश पर काबिज हो गए। वे मासूम व पर जुल्म ढा रहे थे, निर्दोषों को जेल में ठूस रहे थे, बस्तियों पर बुलडोजर चलवा रहे थे, लोगों की जबरन नसबंदी करवा रहे थे। 25 जून 1975 का घटनाक्रम हमें बताता है कि देश के समस्त ढांचे को यकायक कैसे ध्वस्त किया जा सकता है। इसका पूरा ब्यौरा शाह आयोग की रिपोर्ट में भली भांति दर्ज किया गया है। इस नाटक की शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी द्वारा बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को तलब करने के साथ। इंदिरा गांधी ने रे से कहा कि भारत को एक तगड़े झटके की जरूरत है और उसके लिए आपात शक्ति या फिर असीम ताकत को यूज करना आवश्यक होगा। रे ने उन्हें अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल लगाने की सलाह दे डाली। उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी उन्हें साथ लेकर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने के लिए निकल पड़ी, ताकि उन्हें अपने निर्णय से अवगत करा सके। राष्ट्रपति ने उनसे सिफारिश करने के लिए कहा। रे ने साथियों से परामर्श का सुझाव दिया, परंतु इंदिरा के मन में तो कोई और ही योजना थी। उन्होंने कैबिनेट को अनदेखा करने वाला नियम तलाश लिया। इस बीच इंदिरा के बेटे संजय गांधी और उनके सचिव, संजय गांधी के जो सचिव थे RK धवन आदि, उन विपक्षी नेताओं की सूची बनाने में जुट गए। ठीक है, जिन्हें क्या करना था, उसी रात गिरफ्तार करने की तैयारी की गई थी। तो संजय गांधी ने क्या क्या पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली कि किस किस नेता को कहां से उठाना है और किसको किसको जेल में डालना है। तो जितने भी अपोजिशन के लीडर थे उनका उन्होंने क्या किया, पूरा लिस्ट तैयार किया और उठा के इनको जेल में डालने की योजना बना डाली। फिर क्या हुआ, कैबिनेट मंत्रियों को उन्होंने अंधेरे में रखा, किसी को कोई खबर नहीं दी। अलबत्ता कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ को जरूर उन्होंने इसकी सूचना दी थी। बरुआ से उन्होंने उनका भाषण तैयार करने में रे का सहयोग करने के लिए भी कहा, जो उन्हें अगली सुबह आकाशवाणी पर देनी थी। यानी कि इंदिरा गांधी अगली सुबह आकाशवाणी पर जो बोलनी थी उनको भाषण, उसको लिखने के लिए उन्होंने बोल दिया।
फिर क्या हुआ, देवकांत बरुआ को रे की हेल्प करने के लिए बोल दिया। यह कवायद तड़के 3 बजे तक चली। तभी रे ने सुना कि कल सभी हाईकोर्ट बंद रहेंगे और अखबारों के दफ्तर की बिजली भी काट दी जाएगी। इस बात ने रे को डरा दिया। उन्होंने इंदिरा से बात करनी चाहिए, मगर तब तक इंदिरा के कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। उन्हें बताया गया कि वह आराम करने गई हैं और इसमें कोई खलल या दखल डालने की कोशिश ना की जाए। रे ने उनसे मिलने के लिए रे जो थे वो अड़ गए। इस बीच संजय ने दो टूक लहजे में रे से कहा कि वह नहीं जानते कि देश कैसे चलाया जाता है। कुछ देर बाद इंदिरा बाहर आई। रे ने उनसे हाईकोर्ट के बारे में पूछा। इंदिरा ने कहा कि वह पता करके बताती हैं कि क्या चल रहा है। उन्हें वापस आने में 20 मिनट लग गए। जब इंदिरा वापस लौटी तो रे ने महसूस किया कि उनकी आंखें लाल थी। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, अखबारों की बिजली नहीं कटेगी और हाई कोर्ट भी खुले रहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि हाई कोर्ट भी खुला रहेगा और किसी भी अखबार की बिजली नहीं काटी जाएगी। लेकिन हुआ क्या, उसी रात तमाम अखबारों के दफ्तरों में बत्ती गुल हो गई। गृह मंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी की हालत और पतली थी, यानी कि बहुत नाजुक हालत थी उनकी। उन्हें रात 10:30 बजे तलब किया गया और उनको एक पर्चे पर दस्तखत करने के लिए कहा गया। जिस पर्चे पे कुछ लिखा ही नहीं था, तो खाली पर्चे पे उनसे साइन करवा लिया गया। यह आपातकाल की उद्घोषणा की सिफारिश वाला पत्र था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाना था। अजीब बात यह है कि रेड्डी से कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए। राष्ट्रपति के तत्कालीन सचिव के बालचंद्रन ने आयोग को बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति को सलाह दी थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा के बिना वह इस पर हस्ताक्षर ना करे। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको क्या किया, ये जो उन्होंने पत्र लिखा था, इस पत्र को उन्होंने दस्तखत करने के बाद उन्होंने आपातकाल की मंजूरी दे दी थी। लेकिन उनके जो सचिव थे उस समय के बालचंद्रन, उन्होंने उनको मना किया था। फिर क्या हुआ, हालांकि इंदिरा ने आर के धवन को भेजकर उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत करवा लिए। पूरी कवायद को लेकर इस कदर गोपनीयता बरती गई थी कि विधि मंत्री HR गोखले को आपातकाल की जानकारी 26 जून को सुबह 6 बजे कैबिनेट बैठक में मिली। यानी कि एक रात पहले पूरी कहानी हो गई, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं चला। कैबिनेट सचिव BD पांडे को भी तड़के 4:30 बजे इन सब की सूचना मिली, जब उन्हें बताया गया कि सुबह 6 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। गृह सचिव SL खुराना और खुफिया ब्यूरो के निदेशक मोरारजी देसाई, खुफिया ब्यूरो के जो निदेशक थे A जयराम की स्थिति तो और दिलचस्प थी। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई सहित तमाम विपक्षी नेता की गिरफ्तारी हो चुकी थी। सुबह होने से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी भी जेल में थे, लाल कृष्ण आडवाणी को भी जेल में थे, तो सबको उठा के उन्होंने जेल में कर दिया। फिर क्या हुआ, लेकिन गृह सचिव को इसकी कोई भनक तक नहीं लगी। उन्हें सुबह 6 बजे ही कैबिनेट बैठक की सूचना मिली। जैसे तैसे तैयार होकर वह आधे घंटे में प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। तब तक बैठक शुरू हो चुकी थी। वहीं खुफिया ब्यूरो के निदेशक को सुबह दफ्तर जाकर ही पता चला कि देश में आपातकाल जो है वो लागू कर दिया गया है। वो अपने ऑफिस पहुंच गए तब उनको पता चला। तो सोच लीजिए आप उस समय देश का क्या हाल हुआ होगा। आपातकाल के वक्त देश की कमान भारत सरकार या PMO के हाथ में नहीं थी। इंदिरा गांधी और संजय गांधी के इर्द गिर्द जमा चाटुकारों की चौकड़ी ही पूरे देश में चल रही थी। अगले 21 महीने देश ने असहनीय उत्पीड़न झेला। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई, नौकरशाही नतमस्तक थी, उच्चतर न्यायपालिका भी पंगु हो चुकी थी। पुलिस ने लाखों लोगों को मीसा के तहत जेल में डाल दिया। ऐसा लगने लगा कि लोकतंत्र का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया है। हालांकि दरबारी कांग्रेसी अपने नेताओं की महिमा मंडन में लगे हुए थे। खुफिया ब्यूरो से भी इंदिरा गांधी को मुगालते में रखे गया था। उसने उन्हें एहसास करा दिया कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता। इसी से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी तानाशाही पर मुहर लगाने के मकसद से इंदिरा गांधी ने क्या कहा, 1975 से 77 तक तो देश में
आपातकाल लगा ही था, तो उन्होंने क्या कहा, उनको लगा कि अब मेरी तानाशाही चलेगी, तो उन्होंने क्या किया, 1977 में चुनाव कराने का दाव चला, जो उल्टा पड़ा। कांग्रेस बुरी तरह इस चुनाव में हार गई थी। आपातकाल की काली कहानी बार बार याद किए जाने की दरकार है, ताकि हमें स्मरण रहे कि लोकतांत्रिक परंपराओं के क्षरण के कितने दुष्परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आपातकाल की पूरी कहानी, जो आपातकाल इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 में लगाए थे। और इसमें क्या हुआ था, हमारे देश में जितने भी प्रकार के लोगों के मौलिक अधिकार थे, इन सबको स्थगित कर दिया गया था, इन सबको लोगों से छीन लिया गया था। सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। समाचार पत्रों को एक विशेष आचार संहिता का पालन करने के लिए विवश किया गया, जिसके तहत प्रकाशन के पूर्व सभी समाचारों और लेखों को सरकारी सेंसर से गुजरना पड़ता था। यानी कि सरकार अगर बोलेगी कि ये न्यूज जो है आपने जो पेपर में छापी है ये सही है, तो तभी वो न्यूज़पेपर छप के आगे बढ़ेगा। ठीक है, अर्थात तत्कालीन मीडिया पर भी अंकुश को लगा दिया गया था और लोगों ने इसका जगह जगह विरोध करना स्टार्ट किया। बहुत से विरोध हुए, लोग आगे आए और जितने भी विरोधी दल थे इन सबको पकड़ के इन्होंने जेल में ठूसना स्टार्ट कर दिया गया और पता नहीं कितने दिन के लिए कितने सारे लोगों को जेल में उस दिन रहना पड़ा। तो आप सब बताइएगा मुझे कि ये कभी ना भूलने वाला आपातकाल का जो ये वीडियो है ये आपको कैसा लगा और इंदिरा गांधी ने तानाशाही को कैसे अंजाम दिया। थैंक यू।